नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका दूसरा दिन है। आई होप आप लोगों ने क्या किया होगा। क्लास 12 के जो पहला लेक्चर हम लोग क्रैश कोर्स के लिए फिजिक्स का लेकर आए हैं, वो सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे और उसके डीपीपी को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। जो हमने डीपीपी आपको जस्ट, आप अगर हमारे एप्लीकेशन पर होंगे तो एप्लीकेशन पे जस्ट वीडियो के नीचे ही आपको डीपीपी भी मिल जाएगा बनाने के लिए, और उस पूरे चैप्टर का नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको ये आपको सजेशन देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो मिलेगा, बट अगर आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक ऐप से जा करके एक बहुत ही बेसिक सा अमाउंट खर्च करके अगर आप ये मात्र 499 में अगर आप इसे परचेज करते हैं तो उसके नीचे आपको बहुत सारी टीम की मेहनत और आपको सारी चीज़ों का बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा। तो आप लोगों ने इतना सारा अपने इंटर में पैसा खर्च किया है, जो आपके लिए वाजिब है वो खर्च करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आप उस कोर्स के थ्रू और कितना ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं अपने फिजिक्स की तैयारी को बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग अगली बातें करें, सबसे पहले सेकंड लेक्चर में हम लोग चलते हैं। तो आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है। तो अगर मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा तब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस किस दिन हमारा क्या क्या टॉपिक चलने वाला और क्वेश्चन का सोल्यूशन कब कब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन क्रैश कोर्स का ये हमारा सेकेंड डे है। ये दूसरा दिन है आज का दिन, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 90 दिन का ये कोर्स है, जिसमें से आज हम लोग दूसरे दिन पर है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जरा देर ना करते हुए आज मैं बताता हूँ सेकेंड डे में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों कि इसमें सबसे पहला हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज, और हमने इसे एक दिन में खत्म कर लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। अब हमारे पास दूसरा बारी है जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ। हाँ, कूलम्स लॉ, ठीक है। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ की चर्चा करेंगे, और तीसरा आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दो टॉपिक आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चार्ज, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो टॉपिक हमारा आज खत्म होने वाला है। तो चलिए ध्यान बनाए रखिएगा कि ये टॉपिक कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे ये जरूरी है, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कूलम्स लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पहले आप समझिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस और प्लस, तो ये एक दूसरे को धक्का देगा, पक्की बात। अगर यहाँ पर मैं एक माइनस लगा दूं तो ये प्लस इसको अपनी ओर खींचेगा। तो ऐसे हालात में आप क्या देख रहे हो कि ये चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपल्सन। और ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये दोनों ही बल का एक स्वरूप होता है, ठीक है। कि कब ये, मतलब आप एक बात बताओ, कोई हमको खींचे या कोई हमको धक्का दे, दोनों के लिए बल की आवश्यकता होती है। बिना बल के ना हमको वो खींच सकता है, ना बिना बल के हमको धक्का दे सकता है। चाहे वो खींच रहा हो, चाहे वो बल, चाहे वो धक्का दे रहा हो, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या चाहिए होगा? फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स, चूंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स दो चार्जेस के बीच में लग रहे हैं, इसीलिए इस फोर्स को हम स्पेशल नाम देते हैं और इसको पुकारते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ओके। तो चलिए, अब सवाल है इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? वह फोर्स दो, जो दो चार्जेस के बीच में लगते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इंटरेक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। आप एक काम करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेंगे, ठीक है। इसे लिखने के बाद इसके डेफिनेशन को लिख लेंगे। अगर आप नहीं लिख रहे हो, केवल वीडियो लेक्चर से सुन रहे हो, तो लेक्चर बढ़िया से सुन लो, देख लो, पर मेरा सजेशन है कि आप मेरे साथ साथ जैसे क्लासेस में पढ़ाई होती है बिल्कुल वैसे ही लिखो। बट अगर आपको नहीं लिखना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी क्या है कि आप आराम से इसे देखो और लिखे नीचे जो है लिखा लिखा है नोट्स आपको मिल जाएगा, बट वो दूसरे के हैंड राइटिंग का होगा। तो अगर आप अपने पे मेहनत करना चाहते हो तो अपना लिख लो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे दूसरे का चाहिए तो वहां से लेकर के आप डाउनलोड कर लो, मिला लो अपने कॉपी में, क्योंकि कुछ छूट तो नहीं गया। बट मेरा सजेशन है मेरे साथ साथ आप लिखो, ठीक है ना। और मिलाने के लिए मैं नीचे लिख दे ही देता हूँ ताकि आप मिला लो कि आपका नोट्स कैसा तैयार हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहते हैं, तो लिखिएगा द फोर्स एक्ट बिटवीन, the force act between two charges, the force act between two charges
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, चलिए अब सवाल आता है, इस फोर्स का हमको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा, वैल्यू। इस दो चार्ज के बीच में आखिर फोर्स का फॉर्मूला क्या है। दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है ये तो हमको पता है, पर कितना लगता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो इसके बारे में जिस वैज्ञानिक के पास जानकारी था और जिन्होंने इस पे वर्क किया, काम किया और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू ला कर दिया, उसका नाम था कूलम्ब्स। जी हाँ, तो इसीलिए इस वैज्ञानिक के नाम पर इस नियम को रख दिया गया और इसको बोला गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, देखिए कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई मैथमेटिकली आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते, जैसे कि आप न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, कूलम्ब का नियम, ये सबको आप मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कर सकते, आप ऑब्जर्वेशन करके समझ सकते हैं कि हाँ चीजें ऐसे होती है। तो कूलम्ब साहब ने क्या देखा कि यदि मैं दो चार्जेज को, ध्यान से देखिएगा, कितने चार्जेज को, दो चार्जेज को, जो एक Q1 है और एक क्या है Q2 है। ठीक है, दो चार्जेज है Q1 और Q2, इसको कुछ दूरी पे रखा है। कहाँ रखा है वो, कुछ दूरी पे रखा है। तो जब दो चार्जेज को हम कुछ दूरी पे रखेंगे तो इसके बीच में ऑब्वियसली बात है इसमें बल लगेगा, और वो दूरी मैंने R लिया हुआ है। अब दो चार्ज में किस नेचर का बल लगेगा, या आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पर अभी बल लगेगा। ठीक है, अब सवाल है कि जब कूलम्ब साहब ने क्या देखा कि जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है, आप सपोज कीजिए दोनों की अपनी क्षमता है, जैसे एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, तब भी फोर्स काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक बड़ा है ना। अच्छा, एक छोटा हो और यही बहुत बड़ा हो, तब भी फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक भी बड़ा है तो काम चल जाएगा। और अगर दोनों बहुत बड़ा है तब तो फोर्स और बड़ा हो जाएगा। मतलब दोनों जो अपना प्रभाव है वो कंबाइंड रूप से, दोनों संयुक्त रूप से लगा रहा है। तो संयुक्त रूप से लगा रहा है तो Q1 और Q2 को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रभाव यहाँ पर काउंट होता है फोर्स में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि Q1 और Q2 दो यहाँ पे फोर्स है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, दोनों चार्जेस आपस में बल लगा रहे हैं, तो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहिएगा सर मैग्नीट्यूड क्यों लगा ये मॉड लगाकर, क्योंकि देखो चार्ज का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो इससे आप गड़बड़ा जाओगे। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव, माइनस तो डायरेक्शन लेकर आता है, तो अभी डायरेक्शन की चर्चा तो कर नहीं रहे, इसीलिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं ताकि माइनस भी होगा तो पहले मैग्नीट्यूड आ जाए, डायरेक्शन बता देगा माइनस है कि प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। और डिस्टेंस के इनवर्सली, तो आप ये चीज नोटिस भी करते होंगे कि आप जितना दूर जाओगे किसी चीज से, किसी चार्ज से जितना दूर जाओगे, है ना, आपकी वैल्यू जो है वो जो ट्रैक करने की क्षमता है वो क्या होगी, घटती रहेगी। कोई तार 11,000 का है, कोई उसके पास जाएगा तो जल्दी खींच लेगा, और कोई उससे दूर रहेगा तो उसको थोड़ा देख से खींचेगा, थोड़ा खींचने की संभावना क्या है, कम हो जाती है, और दूर होगा तो और कम। तो दूरी बढ़ने के साथ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर दोनों को एक साथ मिला देंगे तो हमारे पास ये बनकर तैयार हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बट्टे R²। ठीक है, तो यहाँ पर अगर समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। अब क्यों कांस्टेंट लगाते हैं, समानुपाती हटाने पर कांस्टेंट ही क्यों लाते हैं, ये क्यों वाली सारी कहानी अभी नहीं चलेगी, ये सब मेन कोर्स में मैं आपको बताता हूँ। और अगर मेन कोर्स की भी बैचेज ऑलरेडी अवेलेबल है या आने वाली होगी, 11th का तो अवेलेबल है, 12th का भी आ रही होगी, अगले सेशन से आ जाएगा, तो आप वहाँ पर भी उससे ज्वाइन करवा सकते हैं। आप तो खैर कर लोगे, कोई दूसरा पार्टी होगा तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपको देखेंगे कि समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हो और इस रिश्ते को नाम देते हैं के। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता हूँ Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि ठीक है सर इसकी डेफिनेशन कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि हमको बोर्ड समझ तो आ गया कि एक कोई अगर दो चार्जेज है उसके बीच में यदि फोर्स लगता है तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना, प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। इस बात को हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ ताकि इस पॉइंट का सहारा लेकर के आप लिख दो। सबसे पहली बात, कितने चार्जेज लेंगे, दो चार्जेज, दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसका तुम क्या निकालने जाओगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा, जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
प्रोपोर्शनल किसके है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब गुना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इनवर्सली मतलब जो नीचे होगा, प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, किसके है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसी नियम को क्या बोलेंगे हम लोग? कूलम्स लॉ। तो चलिए मैं इसको बोल के लिखवाता हूँ ताकि इस पॉइंट्स पे आप रुक जाओ। तो लिखिएगा सारे बच्चों, आप लिखिए, बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल कर जैसे पढ़ाता हूँ क्लास में वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो लिखिएगा, इफ टू चार्जेज place at some distance, if two charges place at some distance, electric force act between them, electric force act between them of magnitude is directly proportional to, is directly proportional to product of magnitude of their charges, product of magnitude of their charges, product of magnitude of their charges, product of magnitude of their charges and inversely proportional to, and inversely proportional to, and inversely proportional to, and inversely proportional to a square of distance, square of distance, square of distance between two charges, square of distance between two charges, ठीक है। दिस लॉ इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, दिस लॉ इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। और आप इस बातों को लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अब सवाल आता है के की वैल्यू क्या है। तो चलिए आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स और पॉइंट्स आपको बताते हैं के की वैल्यू क्या है। तो प्यारे बच्चों, के को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जहां पर के की वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? इप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा ओके, अब यहाँ पर सवाल आता है इप्सिलॉन को क्या बोलते हैं। तो इप्सिलॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। अब सवाल आता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, सबसे पहली बात इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये बातें पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए जरा मैं इसका यूनिट एंड डायमेंशन निकालता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अगर जहां पर भी के लिखा हुआ है, क्या मैं उसके जगह पर ये बातें लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो के इसी के वैल्यू से तो ये के आया है, के एग्जैक्टली में कुछ भी नहीं है, के इसी चीज को के बोलते हैं। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट अगर यहाँ लिखता हूँ तो एफ का फॉर्मूला मेरे सामने क्या आता है? 1/4 पाई अपसाइलन Q1 इंटू Q2 बट्टे आर का स्क्वायर। तो अगर मैं अपसाइलन को इधर भेजता हूँ, क्योंकि हमको इसी का यूनिट डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर और गुने एफ। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप देख के बताइए, आराम से देख के बताइए कि हाँ सर आपने कुछ नहीं किया, बस के की जगह पर इतना रख दिया है, ठीक। फिर अब क्या होगा कि अपसाइलन कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, तो खत्म, चार्ज का कूलम, फिर चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर तो स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन तो न्यूटन, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? कूलम स्क्वायर मीटर के पावर -2 न्यूटन के पावर -, ठीक है। ये एक यूनिट हो गया। अब अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा, जो कि पूछता है बोर्ड एग्जाम में, पूछा हुआ 2018 में तो शायद ये पूछा हुआ है, 1 नंबर में पूछा हुआ है ना। तो अगर मैं इसका डायमेंशन की बात करता हूँ, डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, चार्ज का होता है बुआ 80, चार्ज का 80, चूंकि 2 बार है चार्ज तो मुझे 2 बार 80 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 80 ठीक है। अब देखिए, और दूरी का होता है एल का स्क्वायर, और फोर्स का डायमेंशन बहुत ही बेसिक है जो आप सबको आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक दिन यूनिट डायमेंशन का लेक्चर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से देखो, m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, एक एल और 2 एल ऊपर जाएगा तो -3 एल,
अब टी को देखो, 2t है, ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस, और 2t पहले से इंतजार कर रहा है तो 4t, और a वहां पर ऊपर 2 है, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गया, काफी फेमस है ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास, आप देख रहे होंगे कि यूनिट का हमारे पास क्या हो रहा है, यूनिट और डायमेंशन का हमारे पास वैल्यू आ गया, किसके लिए, अपसाइलन के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं, वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू, अपसाइलन की वैल्यू। तो अपसाइलन की वैल्यू किस में, तो मैं बात करता हूं इन एयर में। ठीक है, अपसाइलन की वैल्यू मैं कहाँ निकालता हूँ, एयर में निकालता हूँ। ठीक है, तो जब तुम एयर में निकालोगे ना इसकी वैल्यू अपसाइलन की, तो वो आपको आता है एयर के लिए, यहाँ पर एयर लिखो तब बाबू, और यहाँ पर नॉट लिखो तब। या तो एयर को ऐसे दिखाओ, या एयर में कोई भी चीज होता है तो वहां पे नॉट से दिखाया जाता है, चाहे लेमडा नॉट, चाहे वेलोसिटी नॉट, फ्रीक्वेंसी नॉट, कहीं भी एयर का होगा ना तो यहाँ नॉट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, नॉट से दर्शाया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 के पावर -12, 8.85 10 के पावर -12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर जो इसका मात्रक है, और न्यूटन गुने मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अपसाइलन की वैल्यू आ गई, एयर में आ गई। ठीक है, अगर इसी वैल्यू को हम वहां पे रखें, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे रखे, तो ये के का मान जो आएगा, के का मान वो एयर में कहाँ आएगा, एयर में। और चूंकि मात्रक आप देख रहे हो ऐसा ही मात्रक है, तो एयर में कौन सा मात्रक, ऐसा ही मात्रक यूज करोगे, तो के का मान ऑटोमेटिकली रखिएगा ना, तो आ जाएगा 9 गुने अप्रोक्स में आ जाता है 10 के पावर 9, और मात्रक बदल कर हो जाएगा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। आप रख के चेक कर सकते हैं ना इसकी वैल्यू को, जैसे ही आप यहाँ रखिएगा तो ये सारा वैल्यू कट कुट के ऑटोमेटिकली इतना आ जाएगा, इसीलिए के का मान इतना पढ़ा जाता है। और आपको कहा जाता है कि ये के का जो वैल्यू है वो इतना होता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं एयर में बोलूंगा, काफी फेमस एयर ही है, एयर में तो वो कितना लिखूंगा, 9 गुने 10 के पावर 9, और ऐसा ही मात्रक में है तो न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर सुन लो, अगर तुम इसी वैल्यू को, अगर तुम सीजीएस में लिखोगे, सीजीएस मतलब एयर से कन्वर्ट करके, तो के का वैल्यू 1 आ जाएगा, और न्यूटन का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम का ईएसयू। मैंने इसलिए बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये काम आ जाता है। ठीक है, आप इतना कंफ्यूजन में मत जाइए, सिंपल सोचिएगा कि सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको पता है, यही जितना फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में लोगों का दिमाग खराब होता है, उतना कोई चैप्टर ही नहीं है, जो पढ़ा हो उसको पता होगा, फर्स्ट चैप्टर ही पूरा जान है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, के की वैल्यू डिपेंड करता है आप साइलेंट पे, परमिटिविटी को आप निकालने जाओगे तो आप इसका यूनिट निकालो, उसका डायमेंशन निकालो, उसका वैल्यू निकालो। उस वैल्यू को जब आप इस पहले वाले जगह पर रखिएगा तो एयर में आएगा 9 गुने 10 के पावर 9, ऐसा ही मात्रक में। सीजीएस में कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आप, ये हुआ ये वाली बात। अब सवाल आता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बाद, इसी चीज को अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए बउआ, आपको नाम से ही पता होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए नाम से ही आपको एक बात बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि रिलेटिव का मतलब होता है हम तुलना करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, तुलना करने जा रहे हैं। किससे तुलना करेंगे, तो जो भी, अब देखो हम जो दो दो चार्ज है उसके बीच में जरूरी क्या है, हवा ही रहेगा, पानी भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है। तो वो क्या होता है कि जो चीजें बीच में आई, चार्ज के बीच में जो चीजें आई, पहले हवा था अब दूसरी चीजें आ गई, तो हम तुलना करेंगे कि हवा के तुलना में वो कितना गुना ज्यादा हुआ या कितना गुना कम गया था। हम तुलना कर रहे हैं ना कि हाँ कितना, उससे कितना गुना ये चीज हो गया, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव परमिटिविटी का क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी यह रेशियो होता है किसी परमिटिविटी का माध्यम में, मतलब मीडियम में क्या वैल्यू है, और उसकी तुलना करवा देंगे किससे, एयर से। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। माध्यम मतलब ऊपर जो मीडियम है वो, अब बट्टा यहाँ पर क्या है बउआ, यहाँ पर नॉट है। अब एक बात बताइए, ईआर का कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी है नीचे भी परमिटिविटी है, और ईआर का कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, नो यूनिट नो डायमेंशन। और इसका सबसे फेमस वैल्यू है कि ईआर का मान यदि तुम वाटर में निकालोगे तो ये आता है 80, यानी हवा की तुलना में ये 80 गुना मजबूत होता है पानी में, चार्ज को जमा करने की, स्टोर एनर्जी स्टोर करने की क्षमता। और अगर इसको तुम माइका में देखोगे तो 6 आएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव रहता है। और सबसे फेमस अगर एयर में देखोगे, हवा में, तो ऊपर भी हवा नीचे भी हवा, तो हवा को हवा से काटोगे तो कितना होगा, 1। यही ऑब्जेक्टिव आपको रहता है। तो बताइए इतना कूलम्स लॉ का ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा, बस ये ऑब्जेक्टिव पूरा भरा हुआ है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है,
कि एसआई यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू क्या है हवा में लिख दिया हमने, उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला लिख दिया हमने, उसका यूनिट डायमेंशन लिख दिया, वाटर में कितना होगा और एयर में कितना होगा, बस यही है। अगर इस चीज को मेन कोर्स में पढ़ाते तो कम से कम 3 दिन 4 दिन लगता है इसमें, ठीक है ना। बट अभी आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतना काफी है, ठीक है बच्चे लोग। तो इतना आप लोगों को कूलम के नियम के बारे में आइडिया हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। तो अभी के बाद आप जो फॉर्मूला लिखोगे फोर्स का जो फॉर्मूला लिखोगे वो एक तरह से ऐसे लिख सकते हो, के Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। बहुत सिंपली समझिए, बहुत चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ, या मैं के को लिख सकता हूँ 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, क्योंकि मैं हवा की बात कर रहा हूँ, जनरली यही चलता है, ठीक है ना, बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है ओके। एफ बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ अगर हवा और ऐसा ही मात्रा को लिखना हो तो 10⁹ Q1 इंटू Q2 ओके बच्चे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारे सामने आ सकती है, ठीक है। ठीक इस तरह से हमको लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब एक सवाल आता है कि मान के चलिए प्यारे बच्चों, अगर इसी को बोलेगा कि वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्स लॉ को किस रूप में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि यूनिट वेक्टर, एक टर्म आपके सामने आएगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है जिसका परिमाण कितना हो 1, और यूनिट वेक्टर को हम दिखाते हैं कैप से, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है जिसका परिमाण 1, और किसी का परिमाण कैसे 1 आता है, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर परिमाण कितना आता है, 1 आता है। तो बताइए अगर आर वेक्टर है और उसको आर से ही भाग दे देंगे तो क्या होगा, परिमाण से परिमाण कट के 1 आ जाएगा, और जो दिशा बचेगा वो वेक्टर को दिखाएगा। तो हमको दिशा ही तो चाहिए, हमको अगर वेक्टर चाहिए तो वेक्टर में क्या चाहिए, दिशा। अभी मैग्नीट्यूड निकाल ली, आप क्या चाहिए, दिशा चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड और दिशा को मिला देंगे तो वेक्टर बन जाएगा, और दिशा के लिए सबसे अच्छा चीज कौन है, यूनिट वेक्टर। तो कुछ नहीं करना है, जो भी तुमने एफ का फॉर्मूला लिखा है लिख दो कि सर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है, मोड के अंदर ओके, ठीक है। अभी मैंने परिमाण लिख दिया, अब मैं यहाँ लगाया वेक्टर। अब देखो जैसे ये तीर लगाया, इसका मतलब ये तीर हमसे दिशा ढूंढेगा कि भाई परिमाण तो तुमने लिख दिया, दिशा कहाँ है। तो हम बोलेंगे दिशा के लिए किसके पास चलेंगे, यूनिट वेक्टर के पास। तो लगा देंगे यहाँ पर आर कैप, हो गया बस। परिमाण को इससे कोई घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि यूनिट मतलब 1 होता है, और किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि अगर आप इसके ऊपर वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कैप लग जाएगा, और अगर वेक्टर को हटाओगे तो ये कैप भी हट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो प्यारे बच्चों अब अगर इसमें बोलूंगा कि ठीक है, एक तो ये रूप हुआ, दूसरा और भी कोई रूप लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह बोलिए तो क्या लिखेंगे, देखो आर कैप की जगह ये लिख सकते हैं आर वेक्टर बट्टे आर। तो बताइए एफ वेक्टर बराबर क्या लिखूंगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टे आर क्यूब और इंटू आर के ऊपर वेक्टर, ठीक है। तो अब कई लोगों को क्या लगता है कि सर जी ये सवाल पूछा हुआ है, तो कई लोगों को लगता है बोर्ड एग्जाम में कि सर ये क्यूब कैसे आ जाता है, हम लोग तो पढ़े आर स्क्वायर, डिफिनेशन में भी आर स्क्वायर है। भाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड के लिए है, जब इस पे कैप रहेगा तब तक आर स्क्वायर चलेगा, लेकिन वेक्टर लगते ही अपने रूप में क्या करेगा, एक आर को और ऐड कर लेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखिएगा। तो इतना आपका कूलम्स लॉ का मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका वेक्टर फॉर्म यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको इतना बात समझने में कोई दिक्कत है, बताइए। और ये सुपर पोजिशन लॉ को फॉलो करता है। सुपर पोजिशन लॉ मतलब कि जितने भी फोर्सेज है सबको वेक्टर के तरीके से जोड़ दीजिए, बट अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कहिएगा सर उस पर तो न्यूमेरिकल्स भी है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स। हमारे पास बिहार बोर्ड में इतने क्वेश्चन होते हैं, 1.5 गुना 2 गुना क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 35 के लिए 70 ऑब्जेक्टिव, 10 के लिए 20 सब्जेक्टिव, 3 के लिए 6। तो हमको अभी कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी रख दो भाई, क्योंकि अभी हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्स पढ़ रहे हैं, उसमें न्यूमेरिकल घुसा देंगे उस लेवल का, और हम लोग एनसीईआरटी को उसको सॉल्व करने चले जाएंगे, तो फिर हम लोग मेन कोर्स पकड़ लेंगे।
वो नहीं करना हमें, हमें कम टाइम में ज़्यादा ये चीज़ इफेक्टिव चाहिए। तो हमें अभी इसको छोड़कर जितना मैंने पढ़ा है उतना से आपका काम चल जाएगा, इतना नोट्स बना लीजिए, आपका कूलम के नियम तक काम चल जाएगा। थोड़ी सी और बात है, मैं कूलम के नियम में कर लूँ, इतना नोट्स बना लीजिए, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उतना से आपका 70 में 70 आ जाएगा, 70 में 70 मतलब 140 में 70, क्योंकि आपको क्वेश्चन दुगुना पूछ रहा है, उतना आ जाएगा, बाकी की टेंशन मत लो, ठीक है। अब सवाल आता है, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, एक कुछ पॉइंट आता है। पहला पॉइंट, कूलम का नियम कैसा बल है? तो बोलेंगे पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि दो चार्ज के बीच में लग रहा है। कूलम्स लॉ, पहला कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल कहने का मतलब, सेंट्रल फोर्स मतलब सेंटर से सेंटर लगता है। अगर दो चार्ज है तो सेंटर से सेंटर पर लगेगा, ऐसा नहीं कि वो एने लगा दिया वो एने लगा दिया, नहीं, जब भी लगेगा सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं बुआ इसको? सेंट्रिक। और ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कहिएगा एक मिनट, ये क्या चीज है, मैं समझाता हूँ। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जिसके द्वारा वर्क जीरो हो। कहिएगा वर्क जीरो, हाँ। कंजर्वेटिव, मेरा एनर्जी कंजर्व है, मैंने कहीं खर्च नहीं किया, तो मतलब आपका एनर्जी ना खत्म हो रहा है ना चालू हो, ना आ कहीं से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूमता है, तो क्या उसकी एनर्जी खत्म होती है? नहीं, वो फिक्स एनर्जी से घूम रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो जहां से चलता है वापस वहीं आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जीरो हो जाता है। और जिसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है उसका वर्क भी जीरो, क्योंकि वर्क के फॉर्मूला में आता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो यदि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया एक चक्कर का, तो वर्क भी जीरो, और जिसका वर्क जीरो हो गया वो कौन सा फोर्स कहलाता है? कंजर्वेटिव। जिस फोर्स के कारण वर्क जीरो हो जाए उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब सवाल आता है दूसरा पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ये भी पूछता है, पूछता क्या, पूछा हुआ है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, कूलम्स लॉ जब भी लागू होगा ना, दो पॉइंट चार्ज के लिए लागू होगा। कहिएगा एक मिनट से, पॉइंट के लिए क्यों? अगर वस्तु बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि हमको कहां से कहां का लेना है। पॉइंट रहेगा तो पता चलेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो दूरी आपके लिए फिक्स हो जाएगी, वरना दूरी आपके लिए बदलना चालू हो जाएगी। क्योंकि वस्तु रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो एक का नोखी यहाँ एक का नोखी यहाँ, तुम कहाँ से दूरी लोगे? अब पॉइंट रहेगा तो आराम से दो पॉइंट के बीच का दूरी ले लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है इट इज वैलिड फॉर टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट चार्जेज, टू पॉइंट चार्जेस। दूसरा, यह रेस्ट चार्ज के लागू होता है। मतलब नहीं समझे सर? रेस्ट कहने का मतलब अगर चार्ज मोशन में चला जाएगा तो उसकी दूरी बदलना चालू हो जाएगी। इसका एक्सेप्शन भी है, वो बाद में देखेंगे, वो सब हटाओ ना, अभी मैं मेन चीज के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर रेस्ट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि रेस्ट नहीं रहेगा तो दूरी बदल जाएगी, दूरी बदल जाएगी तो बल बदल जाएगा। तो हमको तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट रूप से बल निकालना था। तो क्या बोलेंगे कि इट इज वैलिड फॉर टू रेस्ट चार्ज, दो रेस्ट चार्जेस के लिए, ठीक है। तीसरा, यह बहुत दूर के लिए लागू नहीं होगा। मान के चलिए एक चार्ज यहाँ गिरा हुआ और एक चार्ज अगर अमेरिका में होगा तो क्या बोलेंगे? अमेरिका में तार गिरने से इंडिया के 4 आदमी की मौत, इंडिया में ततरा गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये बहुत लंबे दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट वैलिड फॉर सेवरल किलोमीटर डिस्टेंस, सेवरल किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। चौथा, इट इज नॉट वैलिड फॉर सेवरल किलोमीटर डिस्टेंस, और ये बहुत छोटे दूरी के लिए भी लागू नहीं होता है। आप देखते हो किसी भी नाभिक के अंदर, मान लीजिए कार्बन है तो उसके अंदर 6 गो प्रोटॉन होता है, तो वो धक्का मार के क्यों नहीं बाहर निकल जाता? क्योंकि हमको लगता है कि नाभिक की दूरी बहुत स्मॉल होती है, तो उतने कम दूरी के लिए लागू नहीं होता, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना था। अब कोई आपके आई कार्ड को आंखें में चपका देगा तो क्या आपको दिखाई देगा? तो एक लिमिट होनी चाहिए ना कि उतना दूरी तक लगेगा, उससे कम दूरी पर ये बल काम नहीं करता है। तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट वैलिड फॉर, है ना, न्यूक्लियर डिस्टेंस, यह न्यूक्लियर डिस्टेंस पे भी लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, 2 नंबर में पूछता है, तीनों को लिखिएगा तो काम चल जाएगा। तो क्या आप लोग कूलम के नियम के बारे में इतनी बातें आप लोग बढ़िया से पढ़ के रख सकते हैं? क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि कूलम का नियम से इतना से हो जाएगा? तो प्लीज आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आज कूलम के नियम में ये जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई है
प्लीज इस बातों को रीडिंग कीजिए, इस बातों को समझिए, वीडियोज को अभी रोक दीजिए और बैठ करके पहले कूलम के नियम को खत्म कीजिए। उसके बाद आगे का वीडियो हम देखेंगे जिसमें बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की भी चर्चा करेंगे। पहले कूलम के नियम को एक बार बढ़िया से देख लीजिए कि कूलम के नियम की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला बना, उसके अंदर पॉइंट्स कैसे निकले, कैसे ये एप्सिलॉन की वैल्यू निकाले, एप्सिलॉन का यूनिट निकाले, डायमेंशन निकाले, वैल्यू निकाले। वैल्यू के बाद इसको हमने क्या किया, रिलेटिव परमिटिविटी से इसको रिलेट कर दिया, रिलेट करने के बाद ये वैल्यू आया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका वेक्टर फॉर्म देखा और उसके बाद इसका कूलम्स लॉ के कुछ पॉइंट देखे और लिमिटेशन देखा। ये 5 लाइन आपको आराम से आधे घंटे में याद हो जाएगा। तो प्लीज इसको कर लीजिए और कूलम के नियम से बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, फिर मैं आपको मिलता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा देर आप भी रेस्ट कर लो, पानी वानी पी लो, उसके बाद हम भी पानी वानी पी लेते, फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, और आज निपटा के ही जाएंगे इसको। चलो, तो आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा कूलम्स लॉ का। चलिए, अब कूलम्स लॉ के बाद बारी आती है कि जब मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो आपने बोला कि सर चार्ज फोर्स लगाता है, यह चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी ओर से धक्का देगा या माइनस होगा तो अपनी ओर खींचेगा, बेसिक सी बात है। पर आप हमको एक बात बताइए, अगर ये चार्ज यहाँ हो और अगर एक दूसरा चार्ज काफी दूर हो, तो क्या वो उसको खींच पाएगा? हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ना हो, उसकी क्षमता इतनी ना हो कि उतने दूर के चार्जेस को अपनी ओर खींच सके। तो ऐसे हालात में क्या करेंगे, वैसे हालात में हमें चेक करना पड़ेगा कि यह चार्ज कितना दूर तक बल लगा सकता है, इसकी क्षमता कितनी दूर तक की है। इसी चीज को समझने के लिए जो हमारे पास नया शब्दावली आया, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, उसको किस नाम से पुकारते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। ठीक है, तो आप कोई पूछेगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो कहिएगा किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां तक वो इलेक्ट्रिक बल लगाने की क्षमता रखता हो। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा? तो एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया किस तार में करंट है या कौन तार हमको खींच सकता है, ये कैसे पता चलेगा? देखने से तो पता चलने वाला नहीं है। तो वहां पे जाके देखिए, खींच लेगा आपको अपनी ओर तो करंट होगा, नहीं खींचेगा तो करंट नहीं होगा। इसीलिए कोई चीज ऐसा चाहिए होता है जिससे हम चेक कर सके कि उसमें करंट है कि नहीं, चाहे वो टेस्टर हो सकता है, अलग अलग रूप से आप उसको चेक कर सकते हो। तो अगर इस चार्ज का हमको चेक करना है, तो हमको इसको टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर तक है, एक चीज लेकर आना पड़ेगा जिसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए आया है, इसीलिए इसका नाम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। अब चूंकि ये मेन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। क्योंकि यही सबका जड़ है, यही सोर्स है, इसी के कारण फील्ड चारों ओर घूम रहा है, फैला हुआ है। तो अगर इस चार्ज को यहां लाए तो इस चार्ज ने इस पे कोई प्रभाव नहीं डाला, पर जैसे ही यहां लाए इसने इसको धक्का दे दिया। कितना बल से? F बल से। तो हम बोलेंगे कि इस चार्ज का प्रभाव यहां तक है, इस चार्ज का प्रभाव यहां तक है। क्यों? क्योंकि जैसे इसके पास इस पे बल लगा, बल लगा तो धकला गया, प्लस प्लस धकला गया, तो हमको समझ में आ गया कि ये चार्ज अपना फील्ड, अपना बल यहां तक लगा सकता है। तो बोलते हैं यहां से दूरे रहना, क्योंकि यहां तक ये बल लगा सकता है। ठीक है, तो कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड, कई लोग सोर्स चार्ज भी लिखते हैं पर मैं चार्ज बोल रहा हूँ, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जहां तक हम अनुभव कर सके किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप बोल के लिखवाते हैं तो कुछ स्पेलिंग अगर हमको दिक्कत हो जाएगा, भाई इसी के लिए तो नीचे लिखा लिखा है, नोट्स डाल देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत हो जाए लिखने में तो आप तुरंत वहां से लिख लो। ठीक है, तो चलिए लिखिए, तो लिखवाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच other charge experience in which other charge experience electric force this space is called electric field, this space is called electric field। क्या कहलाएगा वो फील्ड कहलाएगा उस चार्ज का। ठीक है, अब एक सवाल आया है, ठीक है इस चार्ज का फील्ड है, पर कितना है, कितना है ये हमको नहीं पता। तो इसी कितना की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास, वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक टर्म आएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो टर्म आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
तो कोई आपसे पूछेगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों पढ़ते हैं, तो बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए। तो कहेगा 1 मिनट सर ये होता क्या है, क्योंकि ये फॉर्मूला वाली कहानी है, डिनोट ई से करते हैं। तो एक बात बताइए, जितना ज्यादा बल लगेगा, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, कितना तेजी से। तो एक बात बताइए, जितना फोर्स मजबूत होगा ये उतना तेजी से भागेगा, और जितना फोर्स कमजोर होगा उतना धीरे से जाएगा ये, ठीक है। फोर्स मजबूत धड़ाक से आगे भागेगा, फोर्स कमजोर धीरे धीरे जाएगा। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है, ये जितना अधिक इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही तेजी से ये जाएगा। तो इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है फोर्स के डायरेक्टली। जितना ज्यादा फोर्स, इंटेंसिटी उतना ज्यादा, तो डायरेक्टली लिख दिए। अब चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना धीरे धीरे जाएगा। अब सपोज कीजिए साइकिल को धक्का मारना उसी बल से आसान है, लेकिन मोटरसाइकिल को उतना ही बल से धक्का मारेगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी मास ज्यादा हो जाती है। तो चार्ज ज्यादा हो जाने पर उसकी जो तीव्रता है वो कम जाती है, तेजी से जाना कम। मोटा आदमी धीरे धीरे जाएगा, पतला आदमी तेजी से दौड़ जाएगा। तो कहने का मतलब चार्ज जितना, टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज से आप टेस्ट कर रहे हो वो टेस्ट चार्ज जितना कमजोर होगा उतना ही, जितना कम होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और टेस्ट चार्ज जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी, इसीलिए इनवर्सली में लिखा हूं इसको। तो अब ये चूंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो कोई आपसे पूछेगा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा में, इसकी सॉरी इसके फॉर्मूला में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। क्या है इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन होगा, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर, इसको पर बोलते हैं, पर मतलब नीचे, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन गिवन फील्ड। जो आपका फील्ड है, दिया हुआ फील्ड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको कैसे पढ़ेंगे? इट इज डिफाइंड एज द, खंडानी बात थोड़ा सा लंबा हो जाए डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन गिवन फील्ड, जो भी आपको फील्ड दिया हुआ है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए लिखिए, तो आप सभी लोग लिख पाता हूँ, लिखिए सब लोग। इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the electric force per unit test charge. It is defined as the electric force per unit test charge, electric force per unit test charge in given field, in given field, it's called electric field intensity. क्या कहलाएगा वो? It's called electric field intensity. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय ई, इट इज डिनोटेड बाय ई, ठीक है, ऐसे लिख लिए। अच्छा, कई बार आप ऑब्जेक्टिव में देखिएगा ना तो ऐसे भी लिखा जाता है, एफ बराबर तो क्यू इंटू ई, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, इसलिए मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ फोर्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये फॉर्मूला उतार लीजिए। चलिए, फॉर्मूला के बाद सबसे पहला पॉइंट, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, तो आपको दिख रहा है कि ये फोर्स वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, तो बोलेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। दूसरा मतलब इसके पास दिशा है, इसका ऐसा यूनिट, ये बहुत पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, फोर्स का न्यूटन होता है बच्चों, और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, यानी ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, लेकिन मैं ये आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट साथ था तो मैंने बस लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन तो देखिएगा, डायमेंशन एम एल टी के पावर -2, चार्ज का होता है एटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर, ये ऊपर जाएगा तो -2 और -1 -3, और ये ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1, कई जगह आई भी लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से डायमेंशन लिख दिया, ठीक है। 4, अब चौथा, पहला दूसरा तीसरा, अब चौथा में देखिएगा, डायमेंशन के बाद बच्चे लोग आते हैं हमारे पास, हाँ, कि ये ओके। तो अब सवाल आता है, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। अब एक सवाल हमारे सामने क्या आता है कि पॉइंट चार्ज के द्वारा इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉइंट चार्ज के द्वारा इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q होता है, ठीक। अब बताइए, F का फॉर्मूला सब जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एयर में बात कर रहा हूँ, Q1 इंटू Q2 तो बट्टे R², और बट्टे यहाँ पर Q है इसके पास, ठीक है, Q0। तो अब बताइएगा जरा सा प्यारे बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला ये लिखे है, तो
4πε0। एक चार्ज को हम लोग क्यू माने हुए, सोर्स चार्ज, और दूसरा को माने टेस्ट चार्ज। देखिए ना यहाँ पे, देखिए एक को सोर्स और एक को यहाँ पर टेस्ट, मतलब ये Q0 है और ये Q है, ठीक। और बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, R। तो अब बताइए बीच की दूरी क्या है, R²। और नीचे में क्या है, टेस्ट चार्ज, मतलब Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा। तो अब बताइए E बराबर हमारे पास क्या आने वाला है। तो E बराबर हमारे पास आने वाला है बच्चों 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, ये हमारे पास आने वाला है, ठीक है। 1/4πε0 Q/R²। अगर कोई चाहेगा कि ऐसा यूनिट में और एयर में लिखो तो इसको लिख सकता है 9×10⁹ Q/R²। बस हो गया, इतना सिंपल ही तो है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट चार्ज के द्वारा निकाल भी लिया ये वैल्यू। अगर इसका कोई पूछेगा वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म, तो आप तुरंत बोलिएगा कुछ नहीं है सर, ई का पहले फॉर्मूला है वो लिख दीजिए Q/R²। और जैसे ही आप इस पे वेक्टर लगाइएगा यहाँ कैप लग जाएगा, अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले। बस वेक्टर फॉर्म में इतना ही है, वेक्टर लगाइए कैप लगाइए, वेक्टर हटाइए कैप हटाइए, ठीक है। अब अगर मैं इसका एक और रूप लिखना चाहूँ, अभी थोड़ा देर पहले अगर आप भूले नहीं होगा, रिवीजन किए होंगे, तो अभी मैंने आपको बढ़ाया था कि R Q को लिख सकते R वेक्टर/R, R कैप की जगह पर। तो क्या E का वेक्टर फॉर्म में एक ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑब्जेक्टिव का कोई, ठीक है बाबू राजा, कैसे भी आ सकता है जी। तो मैंने ये लगा दिया वेक्टर फॉर्म, और यहाँ पर एक अगले पॉइंट की चर्चा करके यहाँ पे लिखवा दूंगा कि इट इज फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट इज फॉलो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर E बराबर, मतलब बहुत सारे बहुत सारे चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं सबको अगर आप वेक्टर के तरीके से जोड़ दीजिएगा, भैया वेक्टर को वेक्टर के तरीके से नहीं जोड़ेंगे, उस तरीके से जोड़ के लिख दीजिएगा तो उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बस इतना ही आपको जानना है। तो आपको इतनी बकवास, इतनी कहानी आपको समझ में आया क्या? एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, मैं सोच रहा हूँ बता ही देता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कभी आ जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट मैं कर ही लेता हूँ, जब इतना दूर आया हूँ तो थोड़ा दूर और ही चले लेता हूँ। अगर कोई चार्ज है नीचे गिर रहा है अपने भार से, और किसी का भार होता है mg, और अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे बल लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बल लगा रहा है, तो अभी आपको पढ़ाया है ना F बराबर बल का फॉर्मूला होता है QE। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि बल का फॉर्मूला QE होता है, देखिए पढ़ाया है कि बल का फॉर्मूला E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या होगा, Q × E। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, QE लिख दिया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि QE बराबर है mg के, यानी भार के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे mg/Q। हो गया। या अगर कभी आपसे पूछेगा कि अगर ये गतिमान है, ठीक है, किस बल से, QE बल से गतिमान है, और इस मास ने कितना एक्सेलरेशन पकड़ लिया, a एक्सेलरेशन पकड़ लिया, तो बोल सकते हैं QE बराबर ma होता है। तो बताइए a बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा QE/m। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं भी देखिएगा तो हम ऑब्जेक्टिव वाले में करवा लेंगे। तो बस हमारा इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है कि आपको इस पूरे कहानी में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी में क्या याद रखना है, कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द, भूल भी जाइएगा तो फॉर्मूला से बना लीजिएगा, फॉर्मूला याद है तो परिभाषा याद हो जाएगा, परिभाषा याद है तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन गिवन फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट डायमेंशन। इतना ही बात आपको सबसे मेन है, सबसे ज्यादा मेन, इतना ही बात। बाकी सब ऑब्जेक्टिव ये सब की उतना चर्चा नहीं है, ये सब सही है, ये सब सही है, ये सब मेन यही आपका बात है, ठीक। तो इतना आप लोग कर लीजिए, और कल की जो तीसरा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तीनों से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, लेकिन हम तब सॉल्यूशन करेंगे जब आप करके बैठोगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव का लिंक दे रहा हूं, आप इस वीडियो के नीचे एप्लीकेशन में जाइए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो एप्लीकेशन पे जाइए, अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो तो नीचे देखिए वहां पर DPP लिखा हुआ है, उसको जाके सॉल्व कीजिए।
प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन मोती की तरह क्वेश्चन से आप उसको जरूर बनाइए और फिर आप हमको याद कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो लेक्चर नंबर 3 के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, खुद ध्यान से मन लगाकर। हेलो।